नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान मौसम की परवाह के बिना सभी के लिए अनाज उगाते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। यही किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण भी करते हैं और अगर वही गरीब होंगे तो देश की प्रगति नहीं हो पाएगी। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गाजर की खेती अपने प्रदेश में बहुत से किसान करते हैं, लेकिन उन्हें गाजर की फसल से इतना लाभ नहीं मिल पाता जितना कि मिलना चाहिए। परंतु आज हम आपको गांव झिगरबड़ी जिला सीकर के प्रगतिशील किसान झाबरमल से मिलवाने वाले हैं, जो कि गाजर की खेती करके अच्छी आय कमा रहे हैं। मैंने पहले लाल गाजर में मेरे घरवाली ने राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है दिल्ली में, और ये अहमदाबाद एनआईएफ में जाने के बाद में उसका बीज का हिस्सा देखने पे और इसमें जो गुणवत्ता देखने के बाद में अपनी को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। इसमें लाल गाजर में जो अंदर की लकड़ी होती है वो बिल्कुल महीन कर दी है, और इसका खाने का स्वाद है वो भी बहुत मीठा है, और इसमें खाने में सॉफ्ट है। और इस गाजर का पूरे देश भर में नाम हो चुका है। इसकी लेंथ पहले 1.5 फीट होती थी, आजकल 2 से 2.5 फीट जाने लगी है। ये काली गाजर की वैरायटी मैंने खुद बनाई है, और इसमें पहले तो काली गाजर अंदर से पीली और सफेद होती थी। अब इसको अंदर से मैं पूरा काली करने का एक मैंने किसान भ्रमण किया था महाराष्ट्र में, तो वहाँ केले पे टिश्यू कल्चर हो रहा था। तो मैंने देखा कि ये अपनी गाजर पे क्यों नहीं हो सकता, तो मैंने यहाँ आकर के और चकुंदर के साथ में मिला के और काली गाजर पे टिश्यू कल्चर के हिसाब से मैंने किया, तो वो मेरा एक पौधे पे करीबन 60 से 70 बीज आया पहली साल। और मैं इस साल मेरी थोड़ी दूर में काली गाजर बाई है, तो इसमें 100% पूरा ये अंदर से काला आने लग गया है। और अब हमारे शहर में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसकी रेट करीबन पूरी काली की करीबन 30-35 रुपये किलो की रेट बाज़ार में चलेगी। इस पीली गाजर की 20 रुपये किलो अपने बाज़ार में रेट चल रही है। लाल की चल रही है 15 रुपये किलो। पैसा सालाना मैं गाजर में कमा लेता हूँ करीबन 1.5 लाख रुपये पर बीघा। मेरी गाजर की दोनों की काली और लाल और अंदर से पूरी काली वाली की गाजर की सभी की डिमांड भारत देश में पूरी है। ये किसान भाई कम लागत में अधिक आय कमाने के लिए जैविक विधि से खेती करते हैं, जिससे इन्हें गाजर का बाजार भाव अच्छा मिल जाता है। ये किसान काली, लाल, पीली गाजर की खेती से लाखों की आय कमा रहे हैं और क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा के स्रोत भी बने हुए हैं। जमीन को तैयार करते समय जमीन को पूरी तरह अच्छी तरह तैयार करें, पलाऊ निकालें। जितना गहरा पलाऊ निकालेंगे उतनी लंबाई ग्रोथ गाजर की पकड़ेगी। ये बीज 1.5 किलो लगता है। इसका बीज की दूरी से दूरी का 3-4 सेमी हो तो मतलब बहुत अच्छा रहता है। और गाजर की लेंथ ऊपर से लेके नीचे तक एकसार चलती है। इसका यही है कि जितनी बढ़िया लगाएंगे उतना ही बढ़िया जाएगा। 3 वैरायटी गाजर लगाई है, लाल, पीली और अंदर से पूरी काली। मतलब ज्यादा से ज्यादा बोओगे तो मतलब हर चीज की पूर्ति करेगा। ये आयरन की पूरी मात्रा में, भरपूर मात्रा में आयरन है, और आयरन की मतलब मात्रा पूरी करता है। इन्होंने जो गाजर लगाई है वो खुद विकसित की है। इस गाजर की विशेषता है कि इसमें सहायक जड़ें नहीं निकलती और स्वाद एवं पौष्टिक से भरपूर होता है, जिससे इसके बाजार में अच्छे भाव मिल जाते हैं। उत्पादन पिछली साल कृषि विज्ञान केंद्र वाले ने मेरा जमीन का उत्पादन निकाला था। पैसा सालाना मैं गाजर में कमा लेता हूँ करीबन 1.5 लाख रुपए पर बीघा। देना चाहता हूँ गाजर की खेती अपने घर के लिए, अपनी पशुओं के लिए, अपनी पड़ोस के लिए, अपने शहर के लिए, हर आदमी हर डिस्ट्रिक्ट में गाजर का उत्पादन ले, और बीज के लिए मेरे से संपर्क करिए, कोई दिक्कत नहीं। नाम संतोष पचार, गांव झिगरबड़ी, जिला सीकर और राजस्थान की रहने वाली महिला हूँ।
और जो हमने जैविक खेती की थी, इसके ऊपर जो हमने अच्छे से अलग अलग फसलें करते थे, उसके हम एक गाजर, बहुत ही स्पेशल गाजर की खेती करते थे। तो इसमें से बहुत ही स्पेशल हमको इसमें कम से कम हमको 3-4 साल लगे थे, और बहुत बड़ी और बहुत लंबी और अंदर से बारीक लकड़ी, और उसको मिठास करके हमने राष्ट्रपति तक पहुंचाई। तो हम उसको राष्ट्रपति जी से हमारे 2 साल हमारे खेत पर सर्वे हुआ। सर्वे होने के बाद में हमको प्रणब मुखर्जी से 2013 के माह राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। और फिर हमने 2017 के माह फिर हम राष्ट्रपति भवन में रहने का 15 दिन रहने का मौका मिला था, मेहमान रूप के। गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है और प्रदेश के जो किसान भाई इसकी खेती कर रहे हैं, उन्होंने इसके अक्टूबर-नवंबर माह में कटाई छटाई की थी और इस समय नई शाखाएं निकल रही है। इस फसल से आगे चलकर फूलों की अधिक पैदावार लेने के लिए इस समय कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है, जिस पर तकनीकी सलाह दे रहे हैं डॉक्टर PN कटियार। किसान भाइयों, गुलाब की खेती में सबसे पहले प्रमुख 2-3 बिंदुओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। एक तो गुलाब हाई फर्टिलिटी, उच्च उर्वरता युक्त जमीन की जरूरत इसको पड़ती है। क्यों? क्योंकि जब बड़ा फूल देता है, ज़्यादा फूल देता है, तो उसको ज़्यादा पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है और ज़्यादा पोषक तत्व उर्वरक जमीन से ही प्राप्त होते हैं, पहली। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ा इसको नुकसान होता है वो है जल भराव। पानी हमेशा इसको हल्के से हल्की सिंचाई कीजिए, क्योंकि ये कांटेदार एक तो पौधा है, दूसरा जाड़े में छोटा दिन होता है। अगर ज़्यादा हैवी इरिगेशन, ज़्यादा जल भराव हो गया, पौधे को नुकसान हो सकता है। तीसरी बात, गुलाब का स्वभाव ऐसा है जो ये अगले मार्च तक फ्लावरिंग करेगा, फूल देता रहेगा। जनवरी से फ्लावरिंग शुरू होती, जनवरी फरवरी मार्च तक लगातार फूल देता रहता, बढ़िया फूल देता है, बड़े आकार का फूल देता है। इसका स्वभाव है कि हर साल ये अक्टूबर के महीने में प्रूनिंग चाहता है, काट छांट चाहता है, क्योंकि स्वभाव है अगर नहीं इसको काट छांट करेंगे तो इसका वेजिटेटिव ग्रोथ, ये काफ़ी पौधा लंबा हो जाएगा तो इसका फूल छोटा हो जाएगा, और अगर 1 साल और नहीं प्रूनिंग करेंगे फूल आना बंद हो जाएगा। इसके स्वभाव के अनुसार हर साल अक्टूबर के महीने में गुलाब की हमें हार्ड प्रूनिंग कर देना चाहिए। ज़मीन से 30-35 सेंटीमीटर छोड़ करके पौधे का तना, बाकी ऊपर का हिस्सा हटा देना चाहिए। 3 या 4 मुख्य शाखाएं, सूर्स जिनको कहते हैं, एक पौधे में 3 या 4 शाखाएं हों, शाखाओं को छोड़कर रेस्ट जितना है उसको सबको छांट दीजिए। 5वां है, चूंकि मैंने कहा जमीन उर्वरक हो, और जब पौधा साल भर लगा रहता है तो जमीन से पोषक तत्वों को लेता है, इसलिए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिएंट्स ऊपर से उर्वरक देने की जरूरत पड़ती है। जिस समय आप पौधों की छटाई करें, छटाई करने के पूर्व पौधे के 20-25 सेंटीमीटर की चारों तरफ की मिट्टी को निकालकर बाहर डाल दें, कुछ दिन पौधे को खुला रहने दें। इसके पश्चात जो आपके पास आवश्यकता अनुसार यदि बढ़िया सड़ी गोबर की खाद है तो कम से कम 1-1.5-2 किलो सड़ी गोबर की खाद प्लस 100 ग्राम DAP, यूरिया, पोटास तीनों का मिश्रण गोबर की खाद के साथ मिलाकर गड्ढे में भर दें और पौधे की छटाई कर दें, सिंचाई कर दें। पौधा वृद्धि करने लगेगा और जो फूल आएगा, जनवरी से जो फूल आना शुरू होगा वो ताकत के साथ आएगा, बढ़िया क्वालिटी का फूल होगा और बढ़िया क्वालिटी के आपको पैसे भी प्राप्त होंगे अगर बेचना चाहेंगे तो। वैसे तो कलमी गुलाब जो होता है वो सुंदरता के लिए होता है, ज़्यादा उपयुक्त है, जहाँ पे लगा हो सुंदर लगे। जिस समय इसकी बड बनती है तो बड बोरर लग जाता है, जो कलिका बनती है उसको छेद कर देता है बीच से। आप देखिए बिल्कुल गोल छेद होगा, वो बड फिर मर जाती है, उससे फूल खिलता नहीं है। इसलिए चाहे बड बोरर लगा हुआ हो या सूट बोरर लगा हुआ हो या पत्ती खाने वाले कीड़े लगे हों, इन सब से सुरक्षा के लिए चाहे तो आप यदि आपका भरोसा है कि हम रासायनिक दवा नहीं छिड़कना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत सी बायो पेस्टिसाइड है, जैसे निम्बेस्डीन है, निमाजोल है, निमरीन है। इनके 4 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी के हिसाब से, और नहीं तो जो रासायनिक दवाई हैं जैसे मोनोक्रोटोफास है जो बाज़ार में उपलब्ध है, उसका 1 से 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से यदि छिड़काव कर देंगे तो कोई कीड़ा, न पत्ती वाला खाने कीड़ा, न तना बेधक, ना ही बड बोरर, इस तरह का कोई कीड़ा नहीं लग पाएगा और जो फूल आएंगे वो स्वस्थ आएंगे। किसान भाइयों,
फसल में माहू कीट का प्रकोप भी होता है। ये कीट पौधों के कोमल भागों का रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं और इनका प्रकोप झुंडों में होता है। कीट प्रकोप की उग्रता में पौधे की ऊपरी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। साथ ही ये कीट मधु स्रावित करते हैं, जिसके कारण पौधे अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाते और कमजोर होकर सूखने लगते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। यदि इससे भी कीट का प्रकोप कम न हो तब रासायनिक दवा जैसे इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। दूसरा एक आध दो बीमारी भी इसमें आती है, जैसे खर्रा रोग, पाउडरी मिल्ड्यू। पत्तियों पे पहले सफेद सफेद पाउडर जैसा दिखाई देता है, कभी कभी पत्तियों पे काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, लीफ स्पॉट डिजीज आ जाती है, जो ये संकेत देती है कि पौधे का कहीं न कहीं एबनॉर्मलिटी है, पौधे में कहीं न कहीं कमी है, या तो उर्वरक की कमी है या भारी सिंचाई हो गई है, किसी कारण ये बीमारियां आ रही हैं। एक तो मैंने जो बताया वो सावधानियां रखती हैं। दूसरी, इनसे बचाव के लिए ब्लाइटॉक्स दवा, जिसको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, उसकी 1.5 से 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से यदि कीटनाशक दवा के साथ कीटनाशक और फंजीसाइड दोनों को मिलाकर इसका छिड़काव कर देंगे तो न तो किसी कीड़े से नुकसान से भय रहेगा और ना ही कोई दूसरी बीमारी पनप पाएगी। और एक दूसरी दवा बेवेस्टीन, यदि आपका एक छिड़काव कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का करें तो दूसरा छिड़काव बेवेस्टीन का कर दीजिए, बढ़िया स्वस्थ पौधे होंगे, बढ़िया क्वालिटी का फूल आएगा। नींबू के बागों से अधिक फलों का उत्पादन लेने के लिए इनमें कुछ कार्यों को करना जरूरी है, क्योंकि इन कार्यों को नहीं करने से कई समस्याएं आती है। इसलिए इस समय नींबू के बाग में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में बता रहे हैं डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव। अभी ये जो बाग आप देख रहे हैं ये फल विज्ञान विभाग के अंतर्गत है और यहाँ पे नींबू के पौधे लगे हुए देख रहे होंगे आप। नींबू वर्गीय फलों में यहाँ पे कागजी नींबू भी है, किन्नो, मौसमी माल्टा, ये 3 तरह के फल वृक्ष यहाँ पे आपको लगे हुए दिख रहे होंगे। नींबू एक ऐसा फल है जिसकी आवश्यकता हर घर में है और प्रतिदिन ही है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 50 मिलीग्राम विटामिन सी चाहिए होता है, तो उसकी पूर्ति के लिए कुछ न कुछ आपको ऐसे फल खाने चाहिए जिससे कि आपके शरीर की आवश्यकता पूर्ति होती रहे। और नींबू में 3 बहार आती हैं। बहार का मतलब ये है कि इसमें कब फूल आता है, कब फल आता है, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो इसमें एक अम्बे बहार है, एक मृग बहार है और एक हस्त बहार है। 3 समय है इसमें फूल आने का। अम्बे बहार का मतलब ये हुआ कि जब आम में बौर आता है उससे हम इसको बोलते हैं अम्बे, यानी कि फरवरी मार्च में फूल आते हैं। दूसरी बहार आती है हमारी मृग बहार, जिसमें कि मई जून में फूल आते हैं। और तीसरी बहार है हमारी हस्त, जो कि सितंबर अक्टूबर में फूल आते हैं। फरवरी मार्च में जो फूल आते हैं उसके फल जो पक के तैयार होते हैं वो लगभग जून जुलाई के आसपास पक के तैयार होते हैं। और जब मई जून में बहार आती है उसके फल आपके सितंबर अक्टूबर के आसपास तैयार होते हैं। और जब सितंबर अक्टूबर में हस्त बहार आती है ये फल आपको जनवरी फरवरी के आसपास मिलते हैं। खासतौर से देखा गया है गर्मी के दिनों में, जिस समय बहुत ज़्यादा प्रचंड तापक्रम होता है, उस समय नींबू की आवश्यकता ज़्यादा होती है। लेकिन कुछ ही एक वैरायटीज़ हैं जो कि प्रचंड गर्मी में मई जून के महीने में आपको फल दे पाती हैं। अधिकतर फल जो हैं या तो आपको सितंबर से लेके और दिसंबर के बीच में मिलेंगे या फिर आपको फरवरी मार्च के आसपास मिलेंगे। और इसमें प्रजातियों का अगर चयन की बात करें तो बड़ी अच्छी अच्छी प्रजातियां आ गई हैं। शुरुआत में आपने सिर्फ कागजी नींबू का नाम सुना होगा, लेकिन कागजी नींबू के साथ दिक्कत क्या है कि इसका पतला तो छिलका होता है लेकिन इसमें कैंकर रोग बहुत ज़्यादा आता है। अभी मेरी द्वारा ही विकसित की गई एक वैरायटी है गंगानगर एसिड लाइम 1 या गंगानगर नींबू के नाम से हम उसको बोलते हैं। तो वो पूरी तरह से कैंकर रोग के लिए प्रतिरोधी है, उसका चयन किया जा सकता है। प्रमालनी वैरायटी है, विक्रम वैरायटी है, ये गुच्छों में फल देती हैं, इनका आप चयन कर सकते हैं। एक वैरायटी आंध्र प्रदेश से निकली हुई है जिसका नाम है बालाजी। बालाजी भी कैंकर रोधी वैरायटी है, इसका चयन किया जा सकता है। बहुत ढेर सारी वैरायटीज़ हैं जो कि आज की डेट में जिनकी व्यावसायिक काश्त की जा रही है। अब अगर कीड़े और बीमारी की बात करें तो इसमें सबसे अधिक जो प्रकोप मैंने आपको बताया नींबू में वो कैंकर का होता है। कैंकर एक बैक्टीरिया जनित रोग है जो कि बारिश में फैलता है। अगर एक पौधे में कैंकर हो रखा है और आपने पूरी तरह से देखभाल नहीं की तो एक पौधे से दूसरे पौधे में, दूसरे से तीसरे पौधे में वर्षा की बूंदों से फैल सकता है। तो इसके लिए आपको करना यह है कि बारिश होने से पहले ही एक प्रोटेक्टिव स्प्रे ब्लू कॉपर का और स्टेप्टोसाइक्लिन का आप कर दीजिए।
तो ये जो बैक्टीरिया जनित कैंकर रोग है इससे आप बच सकते हैं। नींबू का डाईबैक रोग, ये कवक जनित रोग है। ये रोग शाखाओं को प्रभावित करता है। रोगी शाखाएं शीर्ष से लेकर नीचे की ओर सूखने लगती हैं। ये शीर्ष से नीचे की ओर सूखने की प्रक्रिया पीली होकर सूखती एवं गिरती हुई पत्तियों एवं तने पर गोंद के निर्माण के साथ बढ़ती जाती है। अंततः संपूर्ण पौधा सूख जाता है। तो उस तरह की टहनियों को आप काट के जला दीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा, उससे रोग फैलने नहीं पाएगा। साथ ही साथ आप इस पे अगर बोर्डो मिक्सचर 250 यानी कि 2 किलो नीला था 2 किलो चूना 250 लीटर पानी, इसका एक घोल बना के बोर्डो मिक्सचर अगर आप साल में 3 बार कर देते हैं तो इस तरह के रोग से आप बच सकते हैं। कीड़ों में इसमें कई तरह के कीड़े आते हैं, जैसे सिट्रसिल्ला है, लेमन बटरफ्लाई है, ये इनका प्रकोप इस पे ज्यादा होता है। लीफ माइनर का प्रकोप होता है, थ्रिप्स का प्रकोप होता है। तो कोशिश ये करें कि जिस तरह के कीटों के लक्षण आपको दिखाई पड़ रहे हैं, प्रति पत्ती कितने कीट आपको दिखाई पड़ रहे हैं, उस हिसाब से वैज्ञानिक सलाह लेके नियमित समय अंतराल पे उसमें किसी न किसी अगर कीटनाशक का आप छिड़काव करते रहेंगे तो कीटों से आप बचाव कर सकते हैं। और जब पूरी तरह से वृक्ष आपका विकसित हो जाए, यानी कि 6 या 7 साल का हो जाता है, तो आपको बढ़िया फलत उसमें मिलनी चालू हो जाती है। और प्रति वर्ष आपको 50 किलो से लेके और 1.5 कुंटल तक, ये 10 साल के पौधे में आपको इस तरह की उपज प्राप्त हो सकती है। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब भी इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम धातलेरा, जिला बीकानेर की राकेश जाखड़ ने। आपने गाय भैंसों की ब्यात के बाद जेर न गिरने की समस्या के समाधान पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। पशुपालक भाइयों, इस समय पशुओं में ब्यात का सीजन है। गाय और भैंस में ब्यात का सीजन होने से विशेष सावधानी रखने की जरूरत होती है। ऐसे पशु ब्याने के बाद में सबसे मुख्य समस्या आती है पशु का जेर नहीं गिरना। गाय और भैंसों में बयाने के बाद जेर का बाहर निकलना अन्य पशुओं की अपेक्षा काफी ज्यादा पाया जाता है। सामान्यतया बयाने की 3 से 8 घंटे के बीच जेर बाहर निकल जाती है, लेकिन कई बार 8 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी जेर बाहर नहीं निकलती। कभी कभी ये भी देखा गया है कि आधी जेर टूटकर निकल जाती है तथा आधी गर्भाशय में ही रह जाती है, जिसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे पशु का कमजोर होना, पशु में संक्रमित बीमारी होने के कारण तथा पशु में पोषक तत्वों की कमी के कारण ऐसी समस्या होती है। ये उन पशुओं में ज्यादा समस्या आती है जिनके जो पशु शारीरिक रूप से और न्यूट्रिशन यानी खनिज लवणों की जिनमें कमी रहती है, उनमें ये समस्या सबसे ज़्यादा आती है। ऐसे पशुओं के लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि पहले आप उसमें 8 से 12 घंटे में यदि कोई पशु आप जेर नहीं गिरता है तो ऐसे पशुओं को निकटवर्ती पशु चिकित्सा संस्थाओं से जो तकनीकी रूप से सक्षम है उन्हीं को बुलाकर दिखाएं। तो जहाँ तक हो सके पशु को हाथ से नहीं निकलवाए जेर, और जेर यदि आवश्यकता पड़े हाथ से निकलवाने की, हाथ से जेर निकलवाने के बाद उसमें अच्छी एंटीबायोटिक उसके बच्चेदानी के अंदर रखवाएं और जो भी इंजेक्शन है उसके उचित रूप से इंजेक्शन लगवाएं। जेर के उपरांत भी आप उसमें 3-4 दिन तक जो यूटेराइन टॉनिक नाम की जो दवाइयाँ आती है कई कंपनी की, जैसे यूट्रासेप है, यूट्रीवाइव है, इस प्रकार की 3-4 दिन तक नियमित रूप से सेवन कराएं। गुड़ अजवान की नियमित रूप से दवाई देते रहिए, जिससे कि उसका जो यूट्रस की सफाई पूरी तरह हो जाएगी, क्योंकि यूट्रस की सफाई होगी तभी पशु अच्छे उत्पादन पे रहेगा। भैंस और गाय को ब्याने के पहले और ब्याने के बाद जो सावधानी रखनी होती है उसमें सबसे ब्याने के पहले गाय और भैंस दोनों को विशेष प्रकार के आहार की संतुलित पशु आहार एवं इस प्रकार कीड़ों की दवाई, इस प्रकार की दवाई देनी चाहिए, जिससे कि उसका ब्याने के बाद भी संतुलन बना रहे। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। चने की फसल से अधिक उपज लेने हेतु किसानों को जरूरी सलाह। कृषि विविधीकरण तकनीक से खेती कर रहे सफल किसान से मुलाकात। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@naw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।